तो भाई बात है ऐसा कि पिछले दिन हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट, यहाँ तक बात कर लिया गया था। हम लोग बात कर रहे थे कहाँ? सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में, है ना? तो आज सिस्टम ऑफ मेजरमेंट का क्लास जो हम लोग लेने वाले हैं, उस क्लास में आपके साथ होगा क्या? तो सबसे पहले एक कहानी सुनिए। अब वो कहानी है क्या? तो इस कहानी को जानने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है क्या चीज़, है ना? क्यों जरूरत पड़ी और कैसे कैसे इसमें डेवलपमेंट हुआ है, किस चीज़ में? सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में। तो देखो बेटा, अगर किसी भी चीज़ का इन्वेंशन होता है, खोज होता है, तो उसको मेजर करने के लिए अलग अलग जगहों की तरीकाएं अलग अलग होती है। इसका कारण क्या है? तो सबसे पहला कारण क्या है इसका? अलग अलग जगहों की भाषाओं का अलग अलग होना, है ना? अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग कोई भी रिसर्च करें और उस रिसर्च को अगर हमें लिखना हो, तो हम लोग कौन से भाषा में लिखना पसंद करेंगे? जो हमारा भाषा है ना? जो हमारा भाषा है। और आपको पता है कि जो साइंस का खोज हुआ वो आज से बहुत साल पहले हुआ है। कहाँ से शुरू हुआ है? यूनान से, है ना? साइंस का खोज आज से कितने दिन पहले? बहुत साल पहले हुआ है यूनान से। और आपको पता होगा कि बहुत साल पहले हमारे पास कम्युनिकेशन का सिस्टम नहीं था। एक दूसरे को समझने का मौका हम लोगों को नहीं मिलता था। यहाँ तक कि अपने देश में भी हम लोग एक क्षेत्र से दूसरे जगह तक नहीं जा पाते थे, नहीं पहुंच पाते थे। कारण क्या था? तो सबसे पहला कारण क्या था? ट्रांसपोर्टेशन का अभाव। आप लोग सुने होइएगा कि उस जमाने के लोग बहुत बहुत दूर तक कैसे चलते थे? पैदल चलते थे, है ना? पैदल चलते थे, क्यों? कि ट्रांसपोर्टेशन का अभाव था। दूसरी चीज, एक दूसरे को नहीं समझने का एक और कारण था क्या? कि हमारे पास कम्युनिकेशन का कोई सिस्टम ही नहीं था। हम एक दूसरे से किसी तरह से कम्युनिकेट कर ही नहीं पा रहे थे, है ना? तो जब कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो एक दूसरे को समझ पाएंगे क्या? नहीं समझ पाएंगे। तो भाई देखो कि इस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में इसी पैटर्न को हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्या हुआ, कैसे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट आया, कैसे ये डेवलप किया और आज के डेट में ये क्या चल रही है। ठीक ना? तो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में जनरली तीन तरह के सिस्टम्स की बात की गई है। कितने तरह के सिस्टम की बात की गई है? तीन तरह की। तो ये सिस्टम ऑफ मेजरमेंट जो है आपका, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, इस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में तीन तरह के मेजरमेंट का हम लोग बात करेंगे। जिसमें पहला सिस्टम क्या है? एफ पी एस सिस्टम। एफ पी एस सिस्टम का मतलब क्या होगा? इस सिस्टम का मतलब होगा क्या? फुट पाउंड सेकेंड पद्धति सिस्टम। ठीक ना? फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। अब देखो कि ये सिस्टम क्या कहता है। ये सिस्टम कहता है क्या? कि अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, इस मेजरमेंट के सिस्टम के द्वारा जो लेंथ है, जो आपका लेंथ है, वो मेजर किया जाएगा किस में? लेंथ इज मेजर्ड इन किस चीज में? फुट में। लेंथ किस चीज में मेजर किया जाएगा? फुट में। कह रहा है क्या? कि जो मास आपका मेजर किया जाएगा, तो मास इज मेजर्ड इन किस चीज में? ये पाउंड में मेजर किया जाएगा। और तीसरा चीज क्या कह रहा है? कि जो आपके पास टाइम है, वो टाइम इज मेजर्ड इन, टाइम इज मेजर्ड इन किस चीज में? सेकेंड में। अब तुम देखो कि ये जो साइंस की उत्पत्ति शुरू हुई थी, जो साइंस इनिशिएट हुआ था, वो कहाँ से इनिशिएट हुआ था? वो जगह था क्या आपका? यूनान। और यूनान की भाषा क्या थी? यूनान की भाषा क्या थी? ग्रीक भाषा थी या फिर लैटिन भाषा थी। अब देखो बेटा कि हर एक जगह का अपना अपना सिस्टम का मेजरमेंट है। जैसे अगर हम अपने भारतीय सभ्यता के ओल्ड मॉडल के मेजरमेंट में चले जाएं, तो डिस्टेंस को हम लोग कैसे मेजर करते थे? कोस में, है ना? मास को हम लोग कैसे मेजर करते थे? पौवा में, सेर में। सुने हुए हैं कि नहीं सुने हुए हैं? लेकिन अगर हम इंग्लैंड जाए और बोले कि एक पौवा चीनी दे दो, तो क्या होगा?
समझ पाएगा वो? नहीं समझ पाएगा, है ना। दूसरे जगह जाके बताना है क्या कि जो हमारा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है उसको कोई दूसरा आदमी समझ नहीं पा रहा है। तो अब यूनान का जो उस समय का सिस्टम ऑफ मेजरमेंट था, ये था क्या, ये लेंथ को मेजर करता था फुट में, और जो मास था उसको मेजर करता था किस चीज में, पाउंड में। लेकिन देखो कि विज्ञान के आविष्कार के समय शुरुआती दौर में ही घड़ी का आविष्कार हो गया था। क्या हुआ था? शुरुआती दौर में ही घड़ी का आविष्कार हो गया। और जब घड़ी का आविष्कार हो गया तो ये अचानक से वर्ल्ड के लिए पता नहीं क्या लगा कि एक बहुत बड़ा चीज हो गया। और उस समय के लोग अगर दहेज में भी मांगते थे तो घड़ी ही। समझ में आ रहा है बात? उस समय के लोग दहेज में भी क्या मांगते थे? घड़ी मांगते थे। अब घड़ी का आविष्कार हुआ और अचानक से क्या हुआ कि ये पूरे विश्व में फैल गया। अब फैल गया तो सबसे ज्यादा मार्केटिंग किसने की? घड़ी ने की। अब हर एक आदमी जो है तो आपको टाइम देखने वाला बन गया। अब टाइम देखने वाला बन गया तो हर एक आदमी को घंटा मिनट सेकंड की जानकारी थी उस समय। तो हर एक आदमी को अगर घंटा मिनट सेकंड की जानकारी थी तो यूनान में भी टाइम को किस चीज में मेजर किया जा रहा था? सेकंड में ही मेजर किया जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, समय बढ़ता गया, समय बढ़ता गया, समय बढ़ता गया, विज्ञान का और विकास हुआ। और विज्ञान का विकास होते होते ये यूनान से निकल करके पूरे वर्ल्ड के तरफ में जो है तो ये बढ़ना शुरू हुआ। अब वर्ल्ड के तरफ जब बढ़ रहा है तो जैसे हम अपने लोकल लैंग्वेज का मेजरमेंट दूसरों को नहीं समझा पा रहे हैं, तो ये यूनान का जो लोकल मेजरमेंट है इसको दुनिया समझ पाएगी क्या? नहीं समझ पाएगी। तो जब दुनिया नहीं समझ पाएगी तो इस विज्ञान का कोई अर्थ रह गया क्या? नहीं रह गया। तो क्या हुआ, ये सिस्टम ऑफ मेजरमेंट वहां पर लैक करता है और हम लोग क्या करते हैं, इस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट को समेट के रख देते हैं कहाँ पे? साइड में। एफपीएस सिस्टम क्या कहता है भाई? इसमें लेंथ को किस चीज में मेजर करना है? फुट में। मास को किस चीज में मेजर करना है? पाउंड में। और टाइम को किस चीज में मेजर करना है? क्यू सेकेंड में। तो घड़ी का आविष्कार वाली कहानी समझ में आ गई। अब आप एक बात बताइए कि हमारे यहाँ इंडिया में आज से 1000 साल पहले बर्थडे सेलिब्रेट होता था क्या? नहीं होता था। ये एक ट्रेंड आ गया था। कहाँ से आया था? वेस्टर्न कंट्री से एक ट्रेंड आया था। तो वेस्टर्न कंट्री में लोग नापता है पाउंड में मास, इसीलिए आज भी हमारे यहाँ केक किस में मिलता है? समझ में आ रही है बात? क्या मास वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। समझ में आ रहा है? अब क्या है कि पूरी दुनिया तो पाउंड जान नहीं रही है, पूरी दुनिया तो फुट जान नहीं रही है। तो अब क्या होगा कि ये सिस्टम ऑफ मेजरमेंट यहाँ पर लैक करेगा और इसको हम लोग हटाएंगे। अब इसको हटाएंगे तो ये सोचेंगे कि इस सिस्टम के जगह पर कोई एक नया सिस्टम रखा जाए, जो सिस्टम क्या करे भाई? पूरा दुनिया समझ पाए। जिस सिस्टम को क्या करे? पूरा दुनिया समझ पाए। एक नया सिस्टम लाया जाएगा जिसको क्या करेगा? पूरा दुनिया समझेगा। तो एफपीएस सिस्टम को समेट के हम लोग रखते हैं किनारे पर, और एक नया मेजरमेंट का सिस्टम आता है जिस सिस्टम का नाम है क्या? दूसरा नंबर में, जिसका नाम है सीजीएस सिस्टम। जिसका नाम क्या है? सीजीएस सिस्टम। अब ये सीजीएस सिस्टम क्या कहता है? तो ये सीजीएस सिस्टम क्या कहता है कि इन दिस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, इन दिस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, इस मेजरमेंट में जो है तो आपको लेंथ को मेजर करना है किस चीज में? लेंथ को मेजर करना है। लेंथ इज मेजर्ड इन किस चीज में? सेंटीमीटर में। किस चीज में मेजर करना है? सेंटीमीटर में। देखो बेटा इसका नाम ही है सीजीएस। सीजीएस बोले तो सेंटीमीटर, ग्राम, और घड़ी आ गया तो पूरा दुनिया जान रही है क्या? सेकंड, है ना। अब देखो दूसरा चीज ये क्या कह रहा है कि जो मास को मेजर करेगा, ये मास किस चीज में मेजर करेगा? मास इज मेजर्ड इन किस चीज में? तो ग्राम में, है ना। और टाइम को किस चीज में मेजर करना है? टाइम तो भाई पूरा वर्ल्ड जान रहा है कि टाइम इज मेजर्ड इन किस चीज में? सेकंड में। ये सिस्टम चली, बहुत दिन तक चली। लेकिन इस सिस्टम के चलने के बाद समस्या क्या आने लगा? समस्या क्या आने लगा तो आप जरा सा ध्यान से देखिए कि ये चाहे सेंटीमीटर हो, ये चाहे ग्राम हो, ये चाहे सेकंड हो, ये तीनों बहुत छोटे छोटे यूनिट हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ से दिल्ली का डिस्टेंस अगर मेजर करना हो सेंटीमीटर में तो कितना बड़ा डाटा आएगा? मुझे लग रहा है कि कम से कम यहाँ से यहाँ तक तो जरूर लिखेंगे।
उससे ज़्यादा ही चला जाएगा, कम नहीं होगा। बहुत बड़ा बड़ा डाटा आ रहा है ना। और बोलिए। सबसे छोटा यूनिट सेकंड, ठीक ना, इससे भी छोटा यूनिट होता है, ठीक ना, इससे बड़ा यूनिट भी होता है। लेकिन साइंस में हम लोग क्या करते हैं कि बहुत छोटे छोटे घटनाओं को भी अध्ययन करते हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे छोटा टाइम का यूनिट लेकर के चलेंगे तो काम क्या होगा, आसान होगा। अब तुम देखो कि अक्सर फिजिकल क्वांटिटी में जो तुम देखोगे तो टाइम का टर्म नीचे आता है डिवाइड में, अक्सर में तुम देखना ये चीज। क्लियर। अब देखो भाई कि इसमें ये क्या कह रहा है कि ये सिस्टम ऑफ मेजरमेंट बहुत दिन तक चला, लेकिन अब इससे क्या समस्या आने लगी कि ये छोटे छोटे डाटा है ना, ग्राम भी छोटा है, सेंटीमीटर भी छोटा है, सेकंड भी छोटा है। अब अगर इससे हमको किसी भी डाटा को कलेक्ट करना है तो वो डाटा कैसा डाटा होगा, बहुत लंबा लंबा डाटा आएगा। लंबा डाटा आएगा तो क्या होगा, लॉन्ग डाटा आने से क्या होगा, लॉन्ग डाटा के आने से क्या होगा, कैलकुलेशन प्रॉब्लम होगा, होगा कि नहीं, कैलकुलेशन प्रॉब्लम होगा कि नहीं, गलतियां होने की चांसेस अधिक रहेगी, है ना। दूसरी बात है क्या, लंबा लंबा डाटा रहेगा तो उस डाटा को स्टोर करने में, स्टोरिंग में क्या होगी, प्रॉब्लम आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। आज ना कंप्यूटर है, कितना लंबा चौड़ा डाटा को हम लोग समा देते हैं इसमें, लेकिन आज से पहले रजिस्टर में ही काम होता होगा ना, ऑन पेपर ही काम होता होगा। अब वो बताओ यहाँ से चांद की दूरी को सेंटीमीटर में लिखना पड़े तो कैसा लगेगा। रहने दीजिए सर, इससे अच्छा मर जाना बेहतर है, फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे, है ना, है कि नहीं। तो अब इससे क्या क्या प्रॉब्लम आई भाई कि ये सब छोटा छोटा जो डाटाज है, छोटा छोटा जो यूनिट है, इस सारे यूनिट से क्या हो रहा है कि कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जा रहा है, और कैलकुलेशन से जो डाटा मिल रहा है वो और खतरनाक मिल रहा है, उसको स्टोर करना काफी कठिन है। और साइंस आज हम पढ़ रहे हैं इसीलिए क्योंकि हमारे पूर्वजों ने उसको स्टोर करके रखा है, इसीलिए, है ना। नहीं तो न्यूटन ग्रेविटेशन का खोज करता और खा पका करके फेंक देता तो आज हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ रहे होते क्या, नहीं पढ़ रहे होते। जब उसने पढ़ा, हालांकि ये अकेले न्यूटन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इसमें, बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिल करके ग्रेविटेशन पर काम किया है, और तब हजारों साल की तपस्या का फल ग्रेविटेशन का थ्योरी है, ठीक ना। तो अगर मान लो कि वो थ्योरी खोज करके और हम सारे लोग सेटिस्फाइड हो जाते कि भाई हाँ ऐसे ऐसे होता है, और इस कहानी को यहीं छोड़ देते और आगे बढ़ जाते, तो क्या इस थ्योरी का कोई प्रमाण रहता, क्या हम आज इस थ्योरी का स्टडी हमारे फ्यूचर में कोई करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि भाई उसके लिए कोई रिसर्च का विषय ही नहीं है। अब हम लोग में स्टडी में, रिसर्च में एक और चीज क्या चलता है कि हम अपने पाश्चात को खोजते हैं, क्या कि पुराने समय में क्या रहा होगा, और उस बेसिस पर आजकल रिसर्च चल रहा है वैदिक चीजों पर, चल रही है कि नहीं चल रही है, और उससे बहुत नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, और वो हमारे लाइफ को मोर एंड मोर इजी बनाया जा रहा है। तो क्या था भाई, सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम में जो है तो ये डाटा बहुत छोटे छोटे थे, इससे क्या होता था, डाटा लंबा लंबा आता था, कैलकुलेशन टफ होता था। कैलकुलेशन टफ होने के बाद क्या आने लगा, इसमें स्टोरिंग प्रॉब्लम आने लगा कि इतने सारे डाटाज को स्टोर करने में भी हम लोगों के पास क्या है, समस्या है। अब क्या करेंगे, अब ये भी काम का नहीं रहा सर, समस्या देने लगा। तो फिर से एक ऑर्गेनाइजेशन बैठी कही भाई इसको पूरा दुनिया तो जान रही है, लेकिन इससे ये फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम हमारे साथ आ रहा है ना। तो कुछ ऐसा किया जाए कि जिसको पूरा दुनिया भी जाने और कैलकुलेशन थोड़ा सा इससे क्या हो, आसान हो। तो अब इसको रिप्लेस करके जो तीसरा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट आया, वो तीसरा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में क्या आया, जिसका नाम है क्या, MKS सिस्टम, जिसका नाम है क्या, MKS सिस्टम। अगर इसको ध्यान दीजिए तो M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, ठीक ना, एंड S फॉर फिर से क्या, S फॉर क्या, फिर से सेकंड, सेकंड यही रहेगा क्यों कि भाई घड़ी आ गई थी, है ना। अब इसमें क्या कहेगा, कहेगा क्या कि इन दिस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, इन दिस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, इस मेजरमेंट के सिस्टम में जो है तो लेंथ किस चीज में मेजर किया जाएगा भाई, तो कह रहा है क्या कि जो लेंथ मेजर किया जाएगा, लेंथ इज मेजर्ड इन, लेंथ इज मेजर्ड इन किस चीज में, मीटर में,
ठीक ना। लेंथ को किस चीज में मेजर किया जाएगा, मीटर में। देखो सेंटीमीटर से थोड़ा बड़ा यूनिट है, थोड़ा बड़ा नहीं है, 100 गुना ज्यादा बड़ा है ना, बहुत बड़ा है, 100 गुना बहुत बड़ा होता है। अब देखिए इसमें ये क्या कह रहा है कि जो मास है वो मेजर्ड किया जाएगा किस चीज में, इन किलोग्राम में। अब देखो कि जो किलोग्राम है वो तुम्हारा ग्राम से 1000 गुना ज्यादा बड़ा है। मतलब अगर दोनों को मिला दें तो 1000 पे और 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 1 लाख गुना ज्यादा आसान हो गया काम अब। लेकिन ये भी क्या किया कि टाइम को ये भी क्या रहने दिया, टाइम इज मेजर्ड इन किस चीज में, सेकंड में। अब देखो बेटा साइंस में कुछ चीजें होती है क्या ना, कि मैं एक बहुत साधारण शिक्षक हूँ, मैं जितना विज्ञान जानता हूँ पूरे दुनिया के विज्ञान के सामने में वो इनफाइनेटेसिमल के बराबर भी नहीं है, उससे भी कम है। समझ रहे हैं बात। तो उस समय में जो भी साइंटिस्टों ने जो भी खोजा और उसका जो काम कर दिया वही हम लोग लेकर के चल रहे हैं। तो ये हमारा किया हुआ नहीं है, बस हम आपको समझा रहे हैं कि कैसा इसका हिस्ट्री रहा है और इस हिस्ट्री पर कैसे ये डेवलप कर रहा है। अब केवल मीटर और किलोग्राम से ये काम कितना गुना आसान हो गया था, लाख गुना आसान हो गया था, टाइम में कोई चेंजिंग नहीं किया गया। अब देखा कि भाई इससे क्या होने लगा, काम आसान होने लगा। लेकिन अभी भी दुनिया के कुछ ऐसे सिस्टम रह गई जो सिस्टम क्या कहा कि भाई हमको इस सब भी समझने में थोड़ी बहुत परेशानी आ रही है। तो क्या किया गया कि एक पूरा वर्ल्ड वर्ल्ड का जो फिजिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, साइंस ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी मीटिंग बुलाई और कही कि देखो ये एफपीएस आया गया, सीजीएस आया गया, एमकेएस में भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, तो आज से इसका क्या करते हैं ना, झंझट ही हम लोग खत्म करते हैं। क्या झंझट खत्म करते हैं, तो इस तीनों को साइड करो और इसको मोस्टली लोग जान रहे हैं और इससे फायदा भी हो रहे हैं, इसीलिए इसी सिस्टम को क्या करो, एमकेएस सिस्टम को ही अडॉप्ट कर लिया गया। कैसे अडॉप्ट कर लिया गया, तो एमकेएस सिस्टम इज अडॉप्ट एज एसआई सिस्टम। कैसा, एसआई सिस्टम के जैसा इसको क्या किया गया, अडॉप्ट कर लिया गया। अब इस एसआई सिस्टम का मतलब क्या हुआ, तो ये होता है क्या, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। क्या, इंटरनेशनल यूनिट, ठीक ना। अब इंटरनेशनल यूनिट मतलब क्या, कि देखो तुमको प्रॉब्लम आ रही है तो कोई बात नहीं, अब तुम्हारे अनुसार ये चीजें बदलेगी नहीं क्योंकि बहुमत इधर है। अब आज से तुम इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग, एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग ही सारे चीजों के बारे में जानोगे। क्यों, कि मीटर किलोग्राम सेकंड ठीक था, कभी कभी बहुत मतलब संदेहास्पद स्थिति हो जाती थी क्या, कि अलग अलग राशियां हैं, मात्रक एक ही तरह का, यूनिट एक ही तरह का हो रहा है, अलग अलग चीजें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। तब क्या किया गया, इसमें एसआई सिस्टम लाया गया। अब इसमें क्या है कि जैसे हम लोग फोर्स का यूनिट पढ़ते थे, तो फोर्स का यूनिट क्या पढ़ते थे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें देखिए कि मास है केजी में, लेंथ है मीटर में और टाइम है किस चीज में, सेकंड में। तो ये तो भाई साहब एमकेएस सिस्टम का है, इसका यूनिट किस सिस्टम में है, एमकेएस सिस्टम में। लेकिन इसी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को एसआई यूनिट में हम लोग क्या लिखते हैं, न्यूटन लिखते हैं। तो ये क्या था कि सर आइजैक न्यूटन के सम्मान में फोर्स का यूनिट क्या रख दिया गया, न्यूटन। अब देखो इससे फायदा क्या है, तो अगर वैज्ञानिकों ने काम किया है, कंट्रीब्यूशन किया है, तो निश्चित रूप से उनका सम्मान करना चाहिए। तो सम्मान का मतलब क्या, कि उसको 2 लाख रुपया दे देंगे तो उससे उनका सम्मान नहीं होगा, 5 लाख दे देंगे तो उससे उनका सम्मान नहीं होगा। हर एक आदमी चाहता है क्या, कि हमारा नाम बना हुआ है ना। तो जिनका जिस क्षेत्र में अधिक कंट्रीब्यूशन है, आप अधिकतर जगहों पर देखिएगा क्या, कि उनके नाम पर उनका यूनिट रखा गया है। जैसे 8वीं क्लास में आप लोग क्या पढ़े होइएगा, पास्कल्स लॉ, प्रेशर के क्षेत्र में काम किए थे, है ना। तो प्रेशर का ऐसा यूनिट ही रख दिया गया क्या, पास्कल, है ना। हम लोग क्या जानते हैं, कूलॉम्ब के बारे में जानते हैं, है ना। चार्ज के फील्ड में, इंटरेक्शन के फील्ड में उनका काम था, बड़ा काम था। तो चार्ज का यूनिट ही क्या रख दिया गया, कूलॉम्ब, उन्हीं के नाम के सम्मान में, है ना। ऐसा ऐसा बहुत सारा चीज है। ये केल्विन जो अपना टेम्परेचर का है, वो क्या है, नाम के सम्मान में रखा गया टेम्परेचर है, यूनिट है ना। इस तरीके से एसआई सिस्टम आया। और अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, वो कौन सा है, एफपीएस है क्या, नहीं है, सीजीएस है क्या, एमकेएस है क्या,
हाँ है। और एमकेएस सिस्टम ही क्या है, एसआई सिस्टम है। बस एमकेएस सिस्टम में थोड़ी बहुत बदलाव क्या आई, तो साइंटिस्टों के सम्मान में जो यूनिट रखा जाने लगा, ये चीजें बदलाव आई और ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या बन गया। अब किलोग्राम वाला कह रहा है क्या कि भाई ये बड़ी खतरनाक सा नहीं लग रहा है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कह रहे हैं हाँ लग रहा है, तो चलो ऐसा करते हैं ना सर, न्यूटन के सम्मान में इसका यूनिट हम लोग क्या रख देते हैं, न्यूटन रख देते हैं। बातें समझ में आई, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट का तीनों सिस्टम समझ में आया, चारों सिस्टम समझ में आया, क्यों आया, कहाँ पर लैक किया और क्यों इसको रिप्लेस कर दिया गया। सीजीएस सिस्टम आया, कहाँ पर लैक किया, क्यों रिप्लेस कर दिया गया। एमकेएस सिस्टम आया, ये लैक लगभग नहीं किया, ठीक ना। इसी को हम लोग एसआई सिस्टम में अडॉप्ट किए और अभी तक इसी सिस्टम ऑफ मेजरमेंट का उपयोग हम लोग कर रहे हैं। इतना में आपको कोई परेशानी है तो बोलिए, नहीं कोई परेशानी है। अच्छा, पीडीएफ आप लोगों को मिल जा रहा है, पीडीएफ से लिखने में आपको कोई समस्या आ रही है, नहीं आएगी, आ रही है, आज से नहीं आएगी, ठीक ना, क्योंकि आज से सिस्टमेटिक लिखना शुरू कर दिए, ठीक है, आज से सिस्टमेटिक लिखना शुरू कर दिए हैं, आज से नहीं आएगी। और आप लोग रेगुलर रिवीजन करिए। हम लोग एक और प्लान कर रहे हैं क्या, कि आपको जैसे जैसे पढ़ाते जाए ना, लगभग डेली, नहीं लगभग डेली तो कम से कम एक दिन गैप करके पर डे आपको 10 क्वेश्चन का प्रॉब्लम शीट मिले डीपीपी होमवर्क के लिए, और डेली आप घर से करके लाएं। और अगर रैंडमली किसी दिन चेक हो जाए और आप करके नहीं लाएं तो उधर देखें, ठीक है, काफी है। तो चलो इतना में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक ना। अब देखो कि आज हम लोग क्या करेंगे, कि बस यहाँ हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, फिजिकल क्वांटिटी पढ़ लिए, यूनिट पढ़ लिए, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट पढ़ लिए। अब इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है और सबसे मजेदार पोर्शन है, अभी तक चीजें एकदम थ्योरेटिकली चल रही थी, कहानी चल रही थी, कहानी चल रही थी, कहीं न्यूमेरिकल सवाल उवाल नहीं आया था, ठीक ना। लेकिन इस चैप्टर का जान कह लीजिए जिस चीज को, वो है क्या, डायमेंशन, वो है क्या, डायमेंशन। तो आज हम लोग डायमेंशन के बारे में समझते हैं, कुछ कुछ टर्म्स का डायमेंशन लिखना सीखते हैं और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इसमें से मेरे ख्याल से सारे लोगों को एग्जाम बिहार बोर्ड से ही देने, ऑलमोस्ट। तुमको सीबीएसई से देना है, कोई बात नहीं, सीबीएसई में भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और उस ऑब्जेक्टिव में आपसे डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा क्या, कि आपसे डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा क्या कि भाई साहब फलाने फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, और वो 1 नंबर का रहेगा। यहाँ तक कि केवल बोर्ड्स एग्जाम में नहीं, अगर आप जेई देते हैं, अगर आप नीट देते हैं, या और भी कोई सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, एनडीए के जैसा कुछ एग्जाम, ठीक ना, रेलवे का कोई भी टेक्निकल एग्जाम तुम जो भी देते हो, उसमें डायरेक्टली पूछा जाता है क्या, डायमेंशन फॉर्मूला, कि फलाना फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स, बताओ इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। एनर्जी है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। 12th में पढ़ने वाले हैं बहुत सारा नया नया फिजिकल क्वांटिटी, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ने वाले हैं, है कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पढ़ने वाले हैं, बहुत सारा चीज नया नया आएगा। अब हर एक क्वांटिटी का क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला, तो वो आपको निकालने सीखना पड़ेगा। और जब तक वो सीखेंगे नहीं तो आपको हर एक डायमेंशन फॉर्मूला में यही दिखेगा, एम दिखेगा, एल दिखेगा, टी दिखेगा, ए दिखेगा, थीटा दिखेगा, यही दिखेगा। अब इसी सब का पावर ए बी सी डी कुछ भी बदलता रहेगा, ठीक ना, खाली क्या बदलेगा, पावर बदलता रहेगा। अब बताओ कि एक ही के खाली आधार पर कपार बदल रहा है ना, तो हम दूसरा टोपी पहन के आएंगे तो बदले हुए लगेंगे क्या, नहीं ना। तो तुमको भी लगेगा कि सारी कहानी एक ही जैसी है, कब तक, जब तक तुम्हारा कॉन्सेप्ट बदलेगा नहीं। तो ये एम का टोपी है ए, और ये टोपी बदलेगा तो इस एम की पूरी कहानी बदल जाएगी। तो बेटा हम लोग शुरू करते हैं क्या चीज पढ़ना, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं आज क्या, डायमेंशन। क्या पढ़ना शुरू करते हैं, डायमेंशन। अब देखो कि डायमेंशन क्या होता है। तो सबसे पहली बात यह है कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिखा जाता है, ठीक ना। कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो किसके टर्म में लिखा जाता है, फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि वी नो दैट, क्या जानते हैं भाई,
we know that each physical quantity we know that each physical quantity each physical quantity can be expressed in the terms of can be expressed in the terms of क्या, किसके टर्म्स में भाई? तो फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में, इन द टर्म्स ऑफ क्या? फंडामेंटल क्वांटिटी। अब देखो कि जब सारे फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में लिखा जाता है, ठीक ना, तो हर एक का कुछ ना कुछ पावर होगा। जैसे क्या कि अगर मान लीजिए आप लिखते हैं क्या? स्पीड लिखते हैं, तो स्पीड क्या लिखते हैं? डिस्टेंस बाय क्या? टाइम। हमको मन किया कि टाइम को ऊपर लेके जाएं, तो यहाँ पर दिख रहा है डिस्टेंस का पावर कितना? 1, कुछ नहीं तो, और टाइम का पावर भी यहाँ 1 है, और इसको ऊपर लेके जाएंगे इनटू में, तो यहाँ पर टाइम का पावर कितना आएगा? -1 आएगा कि नहीं? अब देखो कि ये डिस्टेंस क्या है भाई? ये डिस्टेंस क्या है? लेंथ है। लेंथ का पावर कितना है? 1। और ये टाइम क्या है? तो टाइम ही है, इसका पावर कितना है? -1। तो ये हम लोग स्पीड के बारे में चर्चा कर रहे हैं। स्पीड क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है, और इस फिजिकल क्वांटिटी को हम लेंथ और टाइम के फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी का जो एक्सपोनेंट होता है, जो पावर होता है, उसको उस इंडिविजुअल फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमेंशन। अब आप जैसे देखिए कि आप बचपन में अगर क्या पढ़े होइएगा? मेंसुरेशन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम निकालना, है ना? तो उसमें आप कभी कभी पढ़ते, ये देखिएगा वर्ड ऐसे यूज करता है, द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 15 × 10 मीटर, यूज करता है ना। द डायमेंशन ऑफ रूम इज 10 × 5 × 8, ऐसा लिखा रहता है ना। डायमेंशन का मतलब क्या? कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो इतना टाइम्स मल्टीप्लाई है लेंथ और ब्रेथ। अगर डिस्कस रहता था तो उसी डायमेंशन का मतलब कभी लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी होता था। तो यहाँ पर फिजिक्स में बेटा जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में हम किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को लिखते हैं, या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हैं, जैसे स्पीड को कैसे लिखे? लेंथ टू द पावर 1 और टाइम टू द पावर -1 लिखे ना। इसका मतलब ये कि स्पीड में जो लेंथ का डायमेंशन है वो कितना है? 1, और स्पीड में जो टाइम का डायमेंशन है वो कितना है? -1। डायमेंशन समझ में आया कि नहीं आया? कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी का जो एक्सपोनेंट होता है, जो पावर होता है, उसी पावर को हम लोग क्या कहते हैं? उस फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशन कहते हैं। इतनी बातें समझ में आई? तो अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? ये बात तो समझ गए कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिखा जाता है? फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में लिखा जाता है। अब बात आएगा क्या कि जो डायमेंशन है वो होता क्या है, ठीक ना। तो लिखेंगे क्या कि द डायमेंशन इज एक्सपोनेंट ऑफ क्या? द डायमेंशन इज एक्सपोनेंट ऑफ, क्या होता है? द डायमेंशन इज एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट बोले तो क्या? पावर, ठीक ना। एक्सपोनेंट का मतलब क्या? पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, एक्सपोनेंट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। अब कैसे फंडामेंटल क्वांटिटी का? तो इन which a physical quantity is expressed, in which a physical quantity is expressed, कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जिस फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, उस फंडामेंटल क्वांटिटी का जो एक्सपोनेंट होता है, उस फंडामेंटल क्वांटिटी का जो एक्सपोनेंट होता है, पावर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायमेंशन। उसी को क्या बोलते हैं? डायमेंशन।
बातें समझ में आई कि नहीं आई? जैसे एग्जाम्पल में देख लो, एग्जाम्पल में कि हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, फोर्स। क्या लिखते हो फोर्स को? फोर्स को क्या लिखते हो? फोर्स को लिखते हैं क्या? मास इनटू एक्सीलरेशन, लिखते हैं कि नहीं? अब देखिए मास इनटू एक्सीलरेशन है तो इसको मास को m लिखते हैं, और चलो मास ही लिखते हैं, और एक्सीलरेशन को क्या लिखोगे? वेलोसिटी बाई टाइम लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अब देखो फिर यहाँ से बढ़ते हैं आगे, है ना? तो फिर यहाँ से जब आगे बढ़े तो आए कहाँ पर? मास को लिखते हैं मास ही, वेलोसिटी को लिखते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और उसके नीचे भी है एक टाइम, और उस टाइम के नीचे कुछ नहीं है। तो कोई दिक्कत है आपको? अब देखिए कि यहां से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये कहानी क्या होगी? ये होगी क्या? मास इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम और इनटू 1 बाय टाइम। होगा कि नहीं होगा? अब देखो जब यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तो जब यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना? मास इनटू डिस्प्लेसमेंट। कैसा फिजिकल क्वांटिटी है? लेंथ। फंडामेंटल क्वांटिटी में क्या होता है? लेंथ होता है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लेंथ लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे कि नहीं? अब ये देखो टाइम और टाइम मल्टीप्लाई होकर के नीचे क्या हो जाएगा? टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। अब भाई अगर इस टाइम के स्क्वायर को नीचे ले जाना है, अब अगर क्या करना है, इस टाइम के स्क्वायर को नीचे ले जाना है, ऊपर ले जाना है नीचे से, तो ये कितना होगा? मास। मास का कितना पावर है? कुछ नहीं तो 1। दूसरा में क्या हो जाएगा? ये लेंथ। लेंथ का कुछ भी पावर नहीं है तो कितना? और टाइम जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कितना? इनटू टाइम, और इसका पावर 2 है नीचे, तो ऊपर जाने से कितना हो जाएगा? इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब क्या हुआ भाई? अब इसको हम कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि जो फोर्स अपना फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी में मास का जो डायमेंशन है वो कितना है? 1। मास का कितना डायमेंशन है? लेंथ का कितना डायमेंशन है? और टाइम का कितना डायमेंशन है? बातें समझ में आई कि नहीं? इसका मतलब एज ए कंक्लूजन हम लोग क्या लिखेंगे? एज ए कंक्लूजन हम लोग क्या लिखेंगे कि इन फोर्स, इन फोर्स, ठीक ना, द डायमेंशन ऑफ, इन फोर्स द डायमेंशन ऑफ मास इज कितना? 1। मास का डायमेंशन कितना है? 1 है। द डायमेंशन ऑफ लेंथ इज कितना? एंड द डायमेंशन ऑफ टाइम इज कितना? एंड द डायमेंशन ऑफ टाइम इज, एंड द डायमेंशन ऑफ टाइम इज कितना है बेटा इसका डायमेंशन? -2। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? बातें समझ में आई, लेकिन ये थोड़ा सा बड़े इर्रेगुलर सा लग रहा है। तो फिजिक्स में एक रूल बना दिया गया। क्या रूल बना दिया गया डायमेंशन को लिखने के लिए? तो कहता है क्या? कहता है क्या कि अगर आपको डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है फोर्स का, तो आप डायमेंशन फॉर्मूला को किसके सहायता से लिखिए? स्क्वायर ब्रैकेट के सहायता से, ठीक ना? कभी भी अगर स्क्वायर ब्रैकेट के सहायता से लिखा गया है तो इसका मतलब क्या लिखा गया? इसका डायमेंशन, ठीक ना? डायमेंशन इज रिप्रेजेंटेड बाय किसके द्वारा? रिप्रेजेंटेड बाय किसके द्वारा? रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट। किसके द्वारा? बड़े वाले ब्रैकेट के द्वारा, स्क्वायर ब्रैकेट के द्वारा लिखा जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना है डायमेंशन लिखने के लिए। दूसरी बात क्या? दूसरी बात में कह रहा है कि जो आप मास है, उस मास के लिए जो यूज करिएगा वो टर्म यूज करिएगा क्या? कैपिटल M, ठीक है? दूसरी बात क्या कह रही है कि आप अगर लेंथ के लिए यूज कर रहे हैं तो लेंथ के लिए यूज करिए क्या? आप कैपिटल L। तीसरी बात कि अगर टाइम के लिए यूज कर रहे हैं डायमेंशन में तो इसके लिए यूज करिए किस चीज का? कैपिटल T का। अगर आप टेम्परेचर के लिए यूज कर रहे हैं, अगर आप टेम्परेचर के लिए यूज कर रहे हैं तो
इसके लिए या तो आप के का यूज करिए या कहीं कहीं थीटा का भी यूज किया जाता है। ठीक है। और अगर इस 4 के बाद पांचवा में अगर आप इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूज कर रहे हैं, अगर आप इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूज कर रहे हैं तो इसके लिए बेटा कहीं कहीं आई का यूज किया जाता है और कहीं कहीं ए का भी यूज किया जाता है। इससे अपने को डरना नहीं है। 12th में तेरे को बस इतने ही फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ने हैं फंडामेंट। सर दो तो बच रहे हैं, कौन से? एक मोल और एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी, है ना। कोई बात नहीं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मोल के लिए MOL ही लिखते हैं और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए जो यूनिट लिखते हैं CD वही लिखते हैं। ठीक है। बेसिकली हम लोगों को इतना चीज का यूज करना है। ठीक ना। तो इसमें सीधे सीधे हम लोग क्या लिखेंगे? द टर्म यूज्ड फॉर, द टर्म यूज्ड फॉर मास इज कैपिटल M, लेंथ इज कैपिटल L, टाइम इज कैपिटल T, टेम्परेचर के बारे में तो K और थीटा, और अगर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे तो किस चीज का? I और A का। इतने चीज को लेकर के हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो कि पीछे फोर्स को क्या लिखे थे? फोर्स को लिखे थे क्या? मास का पावर 1 इंटू लेंथ का पावर कितना और इंटू टाइम का पावर कितना? -2। तो अब अगर इसको डायमेंशन में लिखना है, हमको थोड़ा इजी वे में लिखना है, अच्छे से लिखना है। तो अच्छे से लिखना है तो देखो इधर फोर्स के लिए हम लोग F को रिप्रेजेंट करेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करेंगे, इक्वल टू मास के लिए लिखोगे तुम कितना? M1, या 1 नहीं भी लिखेंगे पावर तो काम चल जाएगा सर। लेंथ के लिए क्या लिखोगे तुम? L1, और टाइम के लिए तुम कितना लिखोगे? T⁻⁻²। जरा सा देखो कि अगर इस सारे को हम लोग एक साथ मिला के लिखें तो जो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो M, इसका एक्सपोनेंट है 1 तो हम नहीं लिखते हैं। लेंथ का जो एक्सपोनेंट है L, उसका भी पावर 1 है, हम नहीं लिखते हैं। लेकिन टाइम के लिए है कैपिटल T और इसका पावर है कितना? -2, इसको हम क्या करते हैं? लिखते हैं। और यही चीज जो फाइनली हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला। इसको कितना पढ़ेंगे? MLT-2। कितना पढ़ेंगे? MLT-2। अब देखो कि डायमेंशन फॉर्मूला का मतलब क्या, तो मतलब बाद में सीखेंगे, पहले निकालना सीखते हैं, है ना। है? मतलब इसका बाद में सीखेंगे, बस 2 मिनट। कि आज हम लोग कितना देखें कि किसी भी चीज का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखना है। जरा सा 1-2 टर्म का आप मेरे साथ लिखिए, 2-3 टर्म आप होमवर्क में ले लीजिएगा और फिर आप घर चले जाइए, कल 1 बजे से मिलेंगे। ठीक है। अब देखो जैसे कि हम बताते हैं तुमको क्या कि बेटा अगर एक्सीलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, इसका मतलब एक्सीलरेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब देखो सबसे आसान तरीका क्या, तो एक्सीलरेशन का तुम क्या करो ना, अगर तुमको डायरेक्ट यूनिट याद है तो डायरेक्ट यूनिट लगा दो, क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। अब इसमें देखिए कि मास कुछ है क्या? इसमें केजी नाम का कोई चीज है? मतलब मास का पावर कितना? 0। लेंथ नाम का कोई चीज है क्या इसमें? लेंथ नाम का है क्या सर? मीटर। मीटर का एक्सपोनेंट कितना है? और टाइम नाम का इसमें कोई चीज है क्या? कितना है भाई? 2 है नीचे में, तो ऊपर जाएगा तो कितना? अब देखो सीधे सीधे अगर हमको एक्सीलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है तो कितना लिखेंगे? M0, मास नहीं है। लेंथ कितना? 1 नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। और टाइम कितना? -2। ये हो जाएगा क्या? एक्सीलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला। अगर थोड़ा और स्टैंडर्ड लिखना है तो M नहीं है तो सर M को छोड़ भी तो सकते हैं, तो सीधे इसको कितना लिखेंगे? LT-2, और यही हो जाएगा क्या? एक्सीलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कल आपको होमवर्क में जो है वो होमवर्क में है क्या कि फाइंड डायमेंशन ऑफ पहला में है वॉल्यूम का, दूसरा में है डेंसिटी का, तीसरा में है
वर्क डन का, ठीक ना। चौथा में है आपके पास किस चीज़ का, फोर्स का। इतना चीज़ का डायमेंशन फॉर्मूला आप लिख के आइएगा। चार अच्छा नहीं लग रहा है। पांचवा में है किस चीज़ का, मोमेंटम का। मेरे ख्याल से फॉर्मूला सबका पता होगा। वॉल्यूम पता है ना। डेंसिटी भी पता होगा, क्या, मास बाय वॉल्यूम। वर्क डन भी पता होगा कितना, एफ एस कॉस थीटा होता है, ठीक ना। बाद में चर्चा करेंगे। फोर्स तो पता ही है, क्या, मास इंटू एक्सीलरेशन, अभी निकाले भी है। और मोमेंटम भी पता होगा कितना, मास इंटू वेलोसिटी, पता है ना। तो इतने चीज़ का आप डायमेंशन फार्मूला निकाल के आइएगा। फिर हम अगले दिन डिस्कस करेंगे कि डायमेंशन फार्मूला क्यों पढ़ें, क्या यूज है, ठीक ना। आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है।